अध्याय 297 दूसरा रहस्यमय कमरा चैप्टर 297 द सेकंड सीक्रेट रूम। कोई हिलेगा नहीं, सब नीचे बैठ जाओ, हाथ सिर पर। 5 मिनट भी नहीं बीते थे कि हथियारबंद कर्मियों का एक दस्ता गुआंगजियांग आवासीय परिसर में दौड़ता हुआ आ गया। टेरी और उसकी टीम बिना किसी संदेह के पकड़ ली गई। जयपुर शहर में इस समय मार्शल लॉ लगा हुआ था और इन लोगों ने गड़बड़ी फैलाने की हिम्मत की। रोहित के हस्तक्षेप के बिना भी उन्हें तुरंत काबू कर लिया गया। अगर उन्होंने विरोध किया होता तो मौके पर ही गोली मार दी जाना कोई बड़ी बात नहीं थी। इन व्यक्तियों से पूछताछ करना याद रखना, इनका मुझसे संपर्क जानबूझकर था। इस मामले की सूचना दी जानी चाहिए और कोई भी प्रगति मुझे बताई जाए, रोहित ने कहा। एक कमांडिंग अधिकारी ने जवाब दिया, कृपया निश्चिंत रहें, हम कार्य पूरा करने की गारंटी देते हैं। कुछ महत्वहीन किरदारों को मारना रोहित की रुचि में नहीं था, न ही इससे समस्या की जड़ खत्म होती थी। वह ये स्पष्ट करने के लिए दृढ़ था कि कौन सी ताकतें उससे संपर्क करने की कोशिश कर रही थीं। जब उसे मौका मिलेगा तो वह उन्हें सबक सिखाने और उन्हें लगातार परेशानी पैदा करने से रोकने के लिए उनसे मिलने जाएगा, जो दिन में उसका काम बिगाड़ते थे और रात में उसकी नींद खराब करते थे। ठीक है, अब काम पर लौटते हैं। रोहित जल्द ही गणतंत्र युग के पुराने हवेली के सामने पहुंचा। निर्माण दल ने जगह का नवीनीकरण अच्छी तरह से किया था। दीवारों को बाहर से कवर किया गया था, छत का पुनर्निर्माण किया गया था और ढह चुके हिस्सों को मजबूत किया गया था। उन्होंने अंदर और बाहर दोनों जगह सफाई की थी। ये पहले से काफ़ी बेहतर दिख रहा था। श्रवण की कार्यक्षमता पर्याप्त रूप से तेज थी। हालांकि पिछली योजनाओं के अनुसार पुराने हवेली को छिपाने के लिए एक मंदिर बनाया जाना था, लेकिन हाल की घटनाओं का मतलब था कि मंदिर का निर्माण अब इंतजार करेगा। डॉ सील किया हुआ दरवाज़ा, द सील्ड डोर, बुरा नहीं है। नवीनीकरण के बाद वह भयानक एहसास खत्म हो गया है। रोहित ने क्षेत्र का सर्वेक्षण किया और सीढ़ियां चढ़कर मंद रोशनी वाली दूसरी मंजिल पर पहुंचा। ताज़ा पेंट होने के बावजूद, जिससे गीली सड़न वाली गंध दूर हो गई थी, इमारत की अजीब वास्तुकला अभी भी दालान को काफ़ी उदास बना रही थी। बाहर तेज धूप थी, फिर भी अंदर कपकपाती ठंडक और बेचैनी महसूस हो रही थी। मानव त्वचा के चर्मपत्र पर जिस चीज का जिक्र था वह इसी घर के अंदर है। रोहित दूसरी मंजिल के मुख्य दरवाजे के सामने रुका। यह एक पीतल का दरवाज़ा था जिस पर जंग लगने की संभावना कम थी और यह काफ़ी भारी भी था, जिसमें कोई ताला लगाने का छेद नहीं बचा था। पूरे दरवाजे को सील कर दिया गया था, जैसे कि मूल निर्माता नहीं चाहते थे कि इसे आसानी से खोला जाए। वह कमरा जिसमें भूत दर्पण रखा था, उसे बस एक लकड़ी के दरवाजे और एक ताले से सुरक्षित किया गया था, जो दर्शाता है कि मूल मालिक चाहते थे कि भूत दर्पण खोजा जाए। लेकिन ये दूसरा दरवाज़ा सील कर दिया गया है, जिसका मतलब है कि मूल मालिक नहीं चाहते थे कि अंदर की चीज़ फिर से दिन का उजाला देखे। नहीं, ये भी पूरी तरह सही नहीं है। दरवाज़ा पीतल का बना था, सोने का नहीं। मूल मालिक इसे हमेशा के लिए छिपाना नहीं चाहते थे, बल्कि यह चाहते थे कि भविष्य के लोग इसके साथ सावधानी बरतें और इसे लापरवाही से न खोलें। जिसका अर्थ है, जो कुछ भी अंदर है वह भूत दर्पण से भी अधिक खास होना चाहिए। रोहित ने एक पल सोचा और निष्कर्ष निकाला कि शायद अंदर कोई भूत नहीं होगा। अगर अंदर भूत होते तो इस तरह का कमरा उसे रोक नहीं पाता। इसके विपरीत, ये बहुत संभव था कि पहले कमरे में एक भूत हो, खासकर जब उसके दरवाजे के लिए सोने का इस्तेमाल किया गया था। उन दिनों सोने का मूल्य स्वयं सिद्ध था। कुछ सोचने के बाद रोहित के शरीर से लाल रोशनी निकली, क्योंकि उसने घोस्ट डोमेन भूत क्षेत्र को सक्रिय किया और सीधे सामने के भारी दरवाजे से होकर दूसरे कक्ष में प्रवेश किया। अलमारी और चेतावनी, द कैबिनेट एंड द वार्निंग। घोर अंधेरा होने के बावजूद उसकी भूती आंखें अंदर सब कुछ देख सकती थीं। हालांकि उसने अत्यधिक सावधानी के साथ प्रवेश किया था, लेकिन सब कुछ स्पष्ट रूप से देखने पर उसे एहसास हुआ कि उसकी चिंताएं अनावश्यक थीं और उसका अनुमान एकदम सही था। दूसरे कक्ष में कोई खतरा नहीं था। ये सिर्फ एक छोटा कमरा था जिसमें एक पुरानी अलमारी थी जिसका पेंट उतर चुका था। नीचे की फीकी पुरानी लकड़ी दिखाई दे रही थी। इसके अलावा वहाँ एक छोटी मेज थी। किसी ने मेज पर एक लाइन खोदने के लिए नक्काशीदार चाकू का इस्तेमाल किया था। तुम्हारे पास सब कुछ होगा, फिर भी तुम सब कुछ खोदोगे। अत्यधिक सावधानी के साथ आगे बढ़ो। हस्तलेखन साफ था और लकड़ी में गहराई से उकेरा गया था, जो एक चेतावनी की तरह लग रहा था। ये परिसर के मूल मालिक द्वारा छोड़ा गया एकमात्र सुराग भी था। ये कहना वैसा ही है जैसा न कहना। ऐसा लगता है जैसे पाद मारने के लिए अपनी पैंट उतारना अनावश्यक। मुझसे पहले के लोग क्या सोच रहे थे? क्या वे थोड़ी और जानकारी नहीं छोड़ सकते थे? ऐसा संदेश छोड़ने और कोई संदेश न छोड़ने में क्या अंतर है? अगर शब्द उकेरने का समय था तो कुछ अक्षर छोड़ने में क्या जाता?
क्या मुझे इस पहेली जैसी चीज का मतलब खुद ही अंदाजा लगाना चाहिए? रोहित अभी भी अतीत के कुछ रहस्य उजागर करने की उम्मीद कर रहा था, लेकिन पिछले मालिक में जरूर कोई कलात्मक स्वभाव रहा होगा जिसने संदेश नहीं बल्कि केवल एक अस्पष्ट चेतावनी छोड़ी। भूल जाओ, मुझे खुद ही पता लगाना होगा। उसने ये देखने के लिए मेज पर थप्पड़ मारा कि क्या इसमें कुछ अजीब है, लेकिन गलती से ज्यादा ताकत लगा दी और मेज को टुकड़ों में तोड़ दिया। सिर्फ एक साधारण लकड़ी की मेज, इसमें कुछ भी खास नहीं था। आंखें अंधेरे में, आंखें आइज इन द डार्कनेस। लकड़ी की मेज में कोई समस्या नहीं है, तो बस ये चीज बची। रोहित ने सामने की लकड़ी की अलमारी पर नजर डाली। साधारण और सामान्य, जैसे फर्नीचर का कोई सामान्य पुराना टुकड़ा। अलमारी ऊपरी और निचले हिस्सों में विभाजित थी। पहली परत में दरवाजों के लिए लकड़ी की जाली थी, जिसमें क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर सलाखों से कई चौकोर छेद बने थे, जिसके पीछे घोर अंधेरा था, जिससे ये देखना असंभव था कि दरवाजों के पीछे कुछ है या नहीं। निचली परत एक अलमारी जैसी लग रही थी, जिसके दरवाजे कसकर बंद थे। क्या ये सच में यही चीज हो सकती है? रोहित ने माथे पर बल डाला। ये चीज पिंकू का पता कैसे लगा सकती है? ये किस तरह का मजाक है? वह अलमारी की पहली परत के अंदर क्या था, ये स्पष्ट रूप से देखने की कोशिश करने के लिए करीब जाने की परवाह नहीं करता था। अपनी भूती आंखों से उसे अंधेरे के बावजूद देखने में सक्षम होना चाहिए, लेकिन उसकी भूती आंखें अलमारी के अंदर के अंधेरे में प्रवेश नहीं कर पाईं। चौकोर लकड़ी की जाली में से एक से झांकते हुए उसने अभी भी अंधेरे के अलावा कुछ नहीं देखा, जैसे कि कोई भयानक शक्ति सब कुछ रोक रही थी। हालांकि अलमारी के दरवाजे जालीदार थे, लेकिन अंदर कुछ भी पता नहीं चल रहा था। यहाँ थोड़ी रहस्यमयता है, रोहित ने सोचा। उसने अपने फोन की फ्लैशलाइट चालू की और उसे अंदर चमकाया, लेकिन रोशनी केवल कुछ सेंटीमीटर गहराई तक ही जा पाए, फिर भी अलमारी के दरवाजों के पीछे की वास्तविक स्थिति को उजागर करने में असमर्थ रही। हालांकि अगले ही पल, जब वह अलमारी के दरवाजे को देख रहा था, अचानक अंदर के अंधेरे की गहराई से उसकी दृष्टि में आंखों का एक जोड़ा दिखाई दिया। ये आंखें दरवाजे के पीछे दबी हुई थीं, खोखली लकड़ी की जाली में से रोहित को, जो अंदर देख रहा था, घूर रही थीं। उनकी नजरें मिलीं और वह पल एक सेकंड के लिए ठहर गया। धत्तेरे की! रोहित चौंक गया और कई कदम पीछे लड़खड़ाया, लगभग रहस्यमय कमरे से बाहर निकल ही गया। अलमारी के दरवाजे में आंखें थीं, लेकिन जब उसने थोड़ी दूरी से फिर से देखा तो अलमारी के दरवाजे के पीछे की वह जोड़ी आंखें गायब हो चुकी थीं। क्या अंदर कोई भूत है? रोहित का भाव बदल गया। ये देखकर कि कुछ भी बाहर नहीं आया है, उसने खुद को शांत किया। हालांकि सब कुछ इतनी जल्दी हुआ, वह निश्चित था कि यह कोई भ्रम नहीं था, अंदर कुछ था। उन आंखों के आकार को देखते हुए अंदर का प्राणी बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। अगर यह एक भूत है तो यह शायद सिर्फ एक बच्चा भूत है। केवल एक बच्चा ही उस आकार की अलमारी के दरवाजे में फिट हो सकता है। लेकिन यह मुझ पर हमला करने के लिए बाहर क्यों नहीं आया? अलमारी का दरवाज़ा इसे रोक नहीं सकता। रोहित की नज़र अनिश्चित थी, और मूल मालिक के गुप्त संदेश का क्या मतलब है? मेरे पास सब कुछ होगा और मैं सब कुछ खो दूंगा। निश्चित रूप से इसमें आंख से दिखने वाली चीज़ों से कहीं ज्यादा है। उसे लगा कि अगर यह सिर्फ एक साधारण भूत होता तो मूल मालिक को इसे पीछे छोड़ने के लिए इतनी परेशानी उठाने की ज़रूरत नहीं होती। ये चीज़ कुछ खास होनी चाहिए, जैसे भूत दर्पण। बस यही है कि यह उसका पहला सामना था और वह इसे पूरी तरह से समझ नहीं पाया था। अध्याय 298 शेष शिलालेख चैप्टर 298 द रिमेनिंग इंस्क्रिप्शंस। एक पुराना भूत एक पुरानी अलमारी में बंद था। रोहित ने सोचा, इसे भूत अलमारी, गोस्ट कैबिनेट नाम दिया जा सकता है। इसके गुण अज्ञात थे, यह मारने के लिए किस तरीके का उपयोग करता था ये स्पष्ट नहीं था, और खतरे का स्तर भी अनिश्चित था, क्योंकि कुछ जांच और शोध के बाद उसने पाया कि अलमारी के अंदर का भूत बाहर नहीं निकल रहा था। वास्तव में यह एक स्वर अलग थलग भूत था, जो अलमारी की पहली परत में रह रहा था, और अगर वह करीब भी जाता तो भी उस पर हमला नहीं करता था। ऐसा महसूस हुआ जैसे ये इंसानों और जानवरों के लिए हानिरहित हो। हालांकि अलमारी के अंदर का भूत किसी भी तरह का क्यों न हो, अलमारी को यहाँ एक कारण से रखा गया होगा, ठीक भूत दर्पण की तरह। भूत दर्पण लोगों को पुनर्जीवित कर सकता है, हालांकि कीमत दर्पण से एक भूत को छोड़ना है, लेकिन यह अभी भी किसी की जान बचाने के लिए एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली उपकरण है। इस हवेली के पूर्व मालिक ने शायद यह इरादा रखा था कि भावी पीढ़ियां इसका बुद्धिमानी से उपयोग करेंगी। रोहित ने विचार किया, चूंकि इस भूत अलमारी का मूल्य भूत दर्पण से भी अधिक है, तो इसका मूल्य वास्तव में क्या है? अगर मैं इसका पता लगा सका तो अप्रत्याशित लाभ हो सकता है। उसने अनुमान लगाया कि यह निश्चित रूप से एक बहुत ही खतरनाक क्षमता थी जिसका बहुत अधिक संभावित मूल्य था।
मूल मालिक ने उपयोग के निर्देश इसलिए नहीं छोड़े होंगे ताकि वंशज भूत अलमारी को बहुत आसानी से न समझ लें और उन्हें अहंकारी होने और इसे नियंत्रित करने में असमर्थ होने से रोका जा सके, जिससे संभावित रूप से कोई आपदा आ सकती थी। इसलिए इरादा लोगों को खुद ही पता लगाने के लिए प्रेरित करना था। पता लगाने की प्रक्रिया एक परीक्षा थी। यदि आप पास होते तो आप कलाकृति को समझते और सावधानी से संभालते। यदि आप पास नहीं हो पाते तो आप इसके द्वारा मारे जा सकते थे। केशव के भूत दर्पण के अभिशाप से फंसे होने पर यही सिद्धांत था। लेकिन उस समय रोहित को केशव की किस्मत का सहारा मिला था, इसलिए वह भूत दर्पण की विशेषताओं को काफी अच्छी तरह से समझ पाया था। हालांकि अब चर्मपत्र से निर्देशित होकर वह इस दूसरे कमरे में आया था और पहली बार इस चीज का सामना कर रहा था, इसलिए जो जानकारी वह निकाल सकता था वह बहुत सीमित थी। अगर अरूप गुप्ता यहाँ होते तो वह ऐसी अज्ञात और भयावह अलमारी का पता लगाने के लिए किस तरीके का इस्तेमाल करते। रोहित खुद को प्रोफेसर अरूप गुप्ता के बारे में सोचने से नहीं रोक सका। उसकी तुलना में बुद्धि में स्वाभाविक अंतर था जिसे उसे स्वीकार करना पड़ा। आखिरकार वह एक विश्व प्रसिद्ध शीर्ष प्रतिभा थे और कुछ क्षेत्रों में सामान्य लोगों से बहुत आगे थे। हालांकि थोड़ी देर सोचने के बाद रोहित जल्द ही हंसा और सिर हिलाया। दूसरों पर बहुत अधिक निर्भर रहना कभी भी अच्छी बात नहीं है। अलौकिक घटनाओं का सामना करते हुए व्यक्ति केवल अपने ही फैसले पर भरोसा कर सकता है। अगर कोई खुद को किसी भयानक स्थिति में पाता है तो आंख बंद करके दूसरों से मदद मांगना विनाशकारी होगा। इसके अलावा मैंने अरूप गुप्ता के छोटे भाई को मार डाला था और वह कांटा हमेशा एक छिपा हुआ खतरा रहेगा। उस रंजिश के कारण उसका और अरूप गुप्ता का साथ मिलना किस्मत में नहीं था। ये देखकर कि भूत अलमारी बिना किसी असामान्यता के शांत रही, रोहित धीरे धीरे निश्चिंत हो गया। ये यहाँ 100 सालों से थी। अगर भूत अलमारी के साथ पहले कुछ नहीं हुआ था तो निश्चित रूप से अब भी कुछ नहीं होगा। जब तक वह जल्दबाजी में काम नहीं करता तब तक सब कुछ पहले जैसा ही रहना चाहिए। उसने अपने पास जो समय था उसका फायदा उठाते हुए फिर से रहस्यमय कमरे की जांच करने का फैसला किया। शायद वह कोई उपयोगी सुराग खोज सके। अत्यधिक सरल रहस्यमय कमरे में केवल 2 ही चीजें थीं, भूत अलमारी और छोटी लकड़ी की मेज जिसे उसने पहले तोड़ दिया था। मेज में कुछ भी असामान्य नहीं था, यह एक सामान्य वस्तु थी। इसलिए चाहे किसी भी तरह से देखा जाए, रोहित की नज़र अंततः सामने की पुरानी अलमारी पर ही टिकनी थी। उसकी भूती आंखें अंदर प्रवेश करके देख नहीं सकती थीं कि अंदर क्या था। ऊपरी परत पर लकड़ी की जाली के दरवाजे के पीछे एक भूत अंधेरे में छिपा था और उसने निचली परत के 2 दरवाजे नहीं खोले थे, इस डर से कि वह कुछ भयानक छोड़ सकता है या किसी भयावह अस्तित्व को ट्रिगर कर सकता है। 1 मिनट रुको, वह क्या है? रोहित ने अचानक कुछ ऐसा देखा जो नज़र में नहीं आ रहा था। अलमारी के बिल्कुल शीर्ष पर कुछ वस्तुएं थीं। सावधानी के कारण उसने उन्हें सीधे नहीं निकाला, बल्कि ऊपर से उन्हें उतारने के लिए घोस्ट शैडो भूत छाया का उपयोग किया। 3 समान रूप से साधारण और पुरानी वस्तुएं, स्याही की एक बोतल जो बहुत पहले सूख चुकी थी, गणराज्य काल की एक नाजुक कलम और एक छोटी नोटबुक। इन वस्तुओं ने संकेत दिया कि मूल मालिक ने अतीत में इनका उपयोग किया था, लेकिन अक्सर नहीं। क्योंकि रोहित नोटबुक से फटे हुए पन्नों की संख्या से बता सकता था, गिनती केवल 5 बार थी। बेशक ये निर्णय सटीक नहीं था। शायद ये पहली नोटबुक भी नहीं थी। मूल मालिक द्वारा नोटबुक पर लिखने के निशान हैं। शायद मैं उसके माध्यम से कुछ उपयोगी सुराग ढूंढ सकता हूं। रोहित ने ध्यान से पाया कि पुरानी नोटबुक के पहले पृष्ठ पर कलम से लिखने के निशान थे। हालांकि एक लंबा समय बीत चुका था, वे संलग्न वातावरण में अच्छी तरह से संरक्षित थे और अभी भी पहचाने जा सकते थे। ऐसे निशानों का विश्लेषण एक पेशेवर द्वारा किए जाने की आवश्यकता है और आमतौर पर ऐसी प्रतिभा केसवक बयूरो में मिल सकती है। रोहित ने सावधानी से खाली नोटबुक को पैक किया, केसवक बयूरो की यात्रा की योजना बनाते हुए। जहां तक भूत अलमारी का सवाल है, फिलहाल वह इसे ऐसे ही छोड़ सकता था। जब अनियंत्रित रहस्यमय कलाकृतियों की बात आती है तो कार्रवाई न करना सबसे अच्छी कार्रवाई होती है, क्योंकि अगर कोई खतरा होता तो वह आज से बहुत पहले ही प्रकट हो गया होता। इस विचार के साथ रोहित जल्दी से रहस्यमय कमरे से बाहर निकल गया। हालांकि जब वह विला लौट रहा था तो उसने अचानक कई विशेष बल कर्मियों को बाहर पहरा देते हुए देखा और कई विशेष वाहन पास में खड़े थे, जैसे घर पर मेहमान आए हों। उसने एक पल सोचा और अनुमान लगाया कि यह शायद पहले शहर में आए पत्रकारों के जवाब में था। जैसे ही उसने दरवाजे से कदम रखा, रोहित ने हॉलवे में सोफे पर कई कर्मचारियों को सीधे बैठे हुए देखा, अनुशासित और धैर्यवान, जाहिरा तौर पर उसके आने का इंतजार कर रहे थे। आप लोग? रोहित ने पूछा। नमस्ते रोहित, मैं जयपुर शहर की जांच टीम का कप्तान चिराग हूँ।
मुझे आज सुबह के मामले के संबंध में आपको कुछ मामले की रिपोर्ट करनी है। खुद को कैप्टन चिराग बताने वाले व्यक्ति ने सलाम किया और फिर कहा, क्या आपके पास पहचान पत्र है? रोहित ने जोड़ा, अपमान महसूस न करें, बस हाल ही में चीजें थोड़ी अराजक रही हैं। कई असंबंधित लोग जयपुर शहर में घुसपैठ कर चुके हैं और मुझे अपरिचित चेहरों से कुछ घृणा है। अगर यह कैप्टन अभिजीत होते तो मैं इतने सवाल नहीं पूछता। ये रहा मेरा पहचान पत्र। चिराग नाराज नहीं हुआ और तुरंत अपना आईडी सौंप दिया। रोहित ने इसकी जांच की और कोई समस्या नहीं पाई। जहां तक कैप्टन अभिजीत का सवाल है, मुझे ये कहते हुए खेद है, 3 दिन पहले इसकी पुष्टि हुई थी कि कैप्टन अभिजीत गायब हो गए हैं। वह अब भूत नियंत्रक रोहित के साथ मामले का पालन नहीं कर सकते हैं। जब तक कुछ अप्रत्याशित नहीं होता है, आपके संबंध में कोई भी मामला अब से मेरे द्वारा संभाला जाएगा, चिराग ने जोड़ा। गायब हो गए हम? रोहित ने आह भरी। ये वास्तव में दुख की बात है। वह एक अच्छे और जिम्मेदार व्यक्ति थे। जयपुर शहर में गायब होने की घटनाएं बहुत अधिक थीं। कई की पुष्टि नहीं हो सकी, लेकिन कोई अनुमान लगा सकता था कि अलौकिक घटनाओं में गायब हुए लोगों का अंत क्या हो सकता है। कृपया बैठें। कैप्टन चिराग, हमें बताएं, आज के मामले की स्थिति क्या है? मेरे निवास में भी घुसपैठ हुई थी। ऐसा लगता है कि कुछ लोग संतुष्ट नहीं हैं और जयपुर शहर में परेशानी पैदा करना चाहते हैं, रोहित ने कहा। चिराग ने ईमानदारी से रिपोर्ट की। हाल ही में जयपुर शहर में घुसपैठ करने वाले पत्रकारों की सिर्फ वह टीम ही नहीं थी। बस यही है कि उनकी जानकारी काफ़ी सटीक थी और उन्होंने भूत नियंत्रक रोहित के निवास का पता लगा लिया था। शहर में हमने पहले ही कम से कम 6 इसी तरह की घटनाओं में गिरफ्तारी की है और उचित दस्तावेजीकरण के बिना 20 से अधिक समूहों के लोगों को निष्कासित कर दिया है। जहां तक टेरी नाम के उस विदेशी का सवाल है, इसकी पुष्टि हो गई है कि वह एक विदेशी भाड़े का सैनिक है जिसने कई विदेशी संघर्षों में भाग लिया है। सेवानिवृत्त होने के बाद उसने कई विदेशी सुरक्षा कंपनियों के लिए काम किया। बेशक ये विवरण महत्वपूर्ण नहीं हैं। महत्वपूर्ण यह है कि जयपुर शहर में वास्तव में एक कंपनी है जिसने बड़ी संख्या में विदेशियों को सुरक्षा कर्मियों के रूप में नियुक्त किया है। समाप्त करने के बाद चिराग ने एक सहकर्मी को इशारा किया जिसने एक दस्तावेज बैग लाया। इसे खोलकर उसने एक फोटो निकाली। ये जयपुर शहर में शांगटोंग टावर है, जो वर्तमान में शांगटोंग टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड का कार्यालय स्थान है। इस शांगटोंग टेक्नोलॉजी की पृष्ठभूमि विदेशों में एक जाने माने उद्यम से आती है और यह 1 साल पहले निवेश प्रोत्साहन के हिस्से के रूप में जयपुर शहर में प्रवेश किया, जिसका मुख्य ध्यान नेटवर्क सॉफ्टवेयर विकसित करने पर है। हालांकि हमारी जांच के अनुसार ये शांगटोंग टेक्नोलॉजी हमेशा परीक्षण संचालन की स्थिति में रही है और बैंक के खातों के अनुसार कंपनी का फंड घाटे में रहा है। मेरे पास यह मानने का कारण है कि शांगटोंग टावर एक शेल कंपनी है। संयोग से शांगटोंग टेक्नोलॉजी के शुरुआती दिनों के कुछ निगरानी फुटेज के अनुसार कुछ संदिग्धों की पहचान की गई। चेहरे की पहचान प्रणाली के माध्यम से ये निश्चित है कि वे वही लोग थे जो पिछली बार गुआंगजियांग आवासीय परिसर में सशस्त्र हमले में शामिल थे। चिराग ने तब कई तस्वीरें निकालीं जिनमें आश्चर्यजनक रूप से वही लोग कैद थे जिन्होंने पिछली बार रोहित पर हमला किया था, इस कंपनी से आते जाते हुए। रोहित ने सामग्री को देखा और माथे पर बल डाला। ये सब जांच हो जाने के बाद मुझे आश्चर्य है कि कैप्टन चिराग किस बात का इंतजार कर रहे हैं। कंपनी को बंद क्यों नहीं कर दिया जाता? जिन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए उन्हें गिरफ्तार करें। चिराग ने एक अजीब मुस्कान के साथ जवाब दिया, अगर यह इतना आसान होता तो ये बहुत अच्छा होता। कंपनी ने चीज़ों को त्रुटिहीन तरीके से संभाला है। हालांकि तस्वीरों में संदिग्धों के कंपनी में प्रवेश करने और बाहर निकलने के रिकॉर्ड हैं, लेकिन केवल यही इसे बंद करने के लिए पर्याप्त नहीं है। आखिरकार हम कानून का पालन करते हैं। प्रिया नाम की उस महिला पत्रकार जिसे आज सुबह गिरफ्तार किया गया था, ने खुलासा किया कि उसे शांगटोंग टेक्नोलॉजी द्वारा साक्षात्कार में भाग लेने के लिए प्रायोजित किया गया था। अन्य लोगों को सूचित नहीं किया गया था। समस्या घुसपैठ करने वाले 3 भाड़े के सैनिकों के साथ है, लेकिन सतह पर उनका कंपनी से कोई संबंध नहीं है, उसने समझाया। रोहित ने कहा, कैप्टन चिराग का मतलब है कंपनी स्पष्ट रूप से कुछ गड़बड़ कर रही है, लेकिन वे सिर्फ ऐसा अभिनय कर रहे हैं जैसे आपके पास उनसे निपटने के लिए कोई सबूत नहीं है ना? ऐसा ही लगता है, चिराग ने स्वीकार किया। रोहित ने एक पल सोचा, अगर कोई सबूत नहीं है तो हम कुछ ढूंढ सकते हैं। मैं विश्वास करने से इनकार करता हूं कि इतनी बड़ी कंपनी में कोई समस्या नहीं है। सिद्धांत रूप में ये सच है, लेकिन इसके लिए तलाशी वारंट की आवश्यकता होती है, जिसे प्राप्त करना आसान नहीं है, खासकर किसी ठोस सबूत के बिना। ये बहुत असंभव है कि ऊपर वाले किसी समस्या मुक्त बड़ी कंपनी की यूं ही जांच करेंगे, चिराग ने कहा। आखिरकार वे बुरे प्रभावों से डरते हैं और अगर कुछ गलत होता है तो वे परिणामों को सहन नहीं कर सकते।
जयपुर शहर में स्थिति पहले से ही ऐसी है और आप प्रभाव के बारे में चिंतित हैं। हम किसी विदेशी ताकत को यहाँ अपनी पहुँच बढ़ाने नहीं दे सकते। अगर हम इसे अभी हल नहीं करते हैं तो ये जल्द या बाद में एक समस्या बन जाएगी। मेरे पास इन लोगों के साथ खेल खेलने में बर्बाद करने का समय नहीं है। कैप्टन चिराग, वापस जाएं और तुरंत तलाशी वारंट के लिए आवेदन करें। अनुरोध जमा करने के लिए मेरे नाम का उपयोग करें। मेरा प्रभाव अभी भी कुछ मायने रखना चाहिए, रोहित ने निर्देश दिया। आपके हस्तक्षेप करने से निश्चित रूप से कोई समस्या नहीं होगी, कैप्टन चिराग मुस्कुराए। ठीक है, इस मामले को अभी के लिए यहीं छोड़ देते हैं। कैप्टन चिराग, जब आप तैयार हों तो आकर मुझे सूचित करें। मैं आपके साथ मिलने चलूंगा। इसके अलावा मैं एक और मदद मांगना चाहूंगा, रोहित ने पुरानी नोटबुक निकालते हुए कहा। कैप्टन चिराग, आप एक अनुभवी हैं। क्या आप इस पर लिखावट को सुझाने में मेरी मदद कर सकते हैं? चिराग ने सावधानी से इसे लिया और वास्तव में प्रतिबिंब के माध्यम से वह नीचे की अस्पष्ट लिखावट देख सकता था। हालांकि स्ट्रोक फीके और गहरे दोनों थे और कुछ जगहों पर ओवरलैप हो रहे थे, जिससे ये स्पष्ट नहीं हो रहा था कि क्या लिखा गया था। बहाली के लिए पेशेवर तरीकों की आवश्यकता होगी। शहर में एक वरिष्ठ विशेषज्ञ हुआ करते थे जो इस तरह की चीज़ों में अच्छे थे। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, जयपुर शहर की स्थिति के साथ यह अब संभव नहीं है। अगर यह आपके लिए भूत नियंत्रक अत्यावश्यक नहीं है तो मैं पास के शहर से एक सहकर्मी को बुला सकता हूं, हालांकि इसमें कुछ समय लगेगा। एक पल सोचने के बाद रोहित ने कहा, बार बार दौड़ने में कौन जानता है कि इसमें कितना समय लगेगा। कैप्टन चिराग, कृपया मेरे लिए संपर्क करें और मैं खुद ही यात्रा करूंगा। वह बहुत देर तक देरी नहीं करना चाहता था क्योंकि यह भूत अलमारी के रहस्य से जुड़ा था और भूत अलमारी का अस्तित्व पिंकू के ठिकाने से जुड़ा हुआ था।